morning everyone. I'm Savita Tewatia and today we discussing about the compiler design. तो आज हम कंपाइलर डिज़ाइन में कुछ कंपाइलर का कुछ बेसिक्स सा टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है. कंपाइलर क्या होता है? सबसे पहले व्हाट इज कंपाइलर? कंपाइलर क्या होता है आप लोगों को सभी को पता होगा. कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर. कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर program that convert high level language into low level language or object code. Compiler is machine independent. मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो जैसे कोई विंडो यूज़ कर रहा है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग यूज़ कर रहा है, तो भी कंपाइलर क्या है, काम करेगा. अगर डिपेंडेंट होता है तो वो चीज़ स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनी होती है. बट कंपाइलर जो है मशीन इंडिपेंडेंट है. और ये क्या करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज से मतलब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं. सोर्स प्रोग्राम. सोर्स प्रोग्राम मतलब जो हमारे इंग्लिश में लिखा होता है ना, जैसे सी या C++ में हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं ना. एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम. बट कंप्यूटर इज अ मशीन. then a computer understand only binary language. then how can computer understand this source program written in English language? तो कैसे वो समझता है? वो समझता है थ्रू द कंपाइलर और जैसे इंटरप्रेटर होते हैं. ठीक है. ये सभी क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में. लो लेवल लैंग्वेज को हम इसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं. ये भी पूछ ले सकते हैं कि भाई लो लेवल लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट कोड होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है, क्या होता है. ठीक है. ऑब्जेक्ट कोड होता है, ये ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं इसको हम. मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको हम. मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको. और इसको हम टारगेट मशीन कोड भी बोल सकते हैं. टारगेट कोड भी बोल सकते हैं. ठीक है. कि जो हमें चाहिए वो ये क्या करता है, हमारा कंपाइलर करता है. कंपाइलर का एक तो काम हो गया है ट्रांसलेटिंग वाला. दूसरा क्या करता है कंपाइलर फाइंड आउट द एरर्स. कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऑल्सो रिपोर्ट errors present in source program. Also report errors present in source program. जो हमारे सोर्स प्रोग्राम में जो भी एरर होती है उसको कंपाइलर क्या करता है, उसको भी कंपाइलर फाइंड आउट करता है. ये देखो, जैसे आपने C या C+ वगैरह में आप प्रोग्राम लिखते हो, जब आप लोग कंपाइल करते हो, अगर वहाँ पे आपके में एरर होती है, जब उसमें एरर होती है तो आप लोग क्या करते हो, एरर होती है तो आप क्या करते हो, आप उसे कंपाइलर एरर देता है ना. जैसे आपने कंपाइल किया प्रोग्राम तो नीचे क्या है, कंपाइलर नीचे 3-4 लाइन्स होगी. जैसे सी में लिखा है तो ट्रूबो सी लिख के और नीचे 3-4 लाइन आती है ना कि इस वाली लाइन में प्रॉब्लम है, इस वाली लाइन में प्रॉब्लम है. तो इस टाइप से कंपाइलर क्या एरर को बताता है आपकी को. ठीक है. और कोई वार्निंग होती है तो कि भाई ये मैच नहीं करना है जो कोड है, तो वार्निंग वगैरह भी देता है कंपाइलर. ठीक है. और ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल को लो लैंग्वेज में. ये काम होते हैं हमारे कंपाइलर के. और टाइप्स ऑफ कंपाइलर, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर हमारा 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा सिंगल पास कंपाइलर.
सिंगल पास कंपाइलर, एक होता है हमारा मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास में क्या होता है, जो भी हमारी प्रोसेसिंग होने वाली है, जैसे देखो हम लोग तो क्या है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसको नहीं समझता है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, और वो सारे स्टेप कंपाइलर सिंगल पास वाले कंपाइलर में तो वन टाइम में कर लेता है, और जो मल्टी पास वाला कंपाइलर होता है उसमें वो मल्टी स्टेप यूज करता है। ठीक है, पहला है इसमें सिंगल पास कंपाइलर। तो सिंगल पास कंपाइलर में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर that process the source code only once, source code only once, मतलब एक टाइम में ही अपना जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसको एक बार में ही ये प्रोसेस करता है। लेकिन जो मल्टीपास होता है उसमें क्या करता है, मल्टी स्टेप यूज करता है, मल्टीपास कंपाइलर। It is a type of compiler, is a type of compiler that it is a type of compiler that passes many phase, जो क्या करता है बहुत सारे phases को पास करता है। टाइप ऑफ कंपाइलर दैट प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स टू कन्वर्ट आर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। कंपाइलर का डेप्थ में जाने से पहले हम ये समझते हैं कि मतलब कंपाइलर हमारा, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्ट कोड में जब हम चेंज करते हैं तो कंपाइलर हमारा कहाँ पे यूज होता है इस चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ में हमारा ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में यही बताता है कि हमारा जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में किस किस स्टेप के बीच में वो हमारा किस किस स्टेप के बीच में यूज हो रहा है, हमारा कंपाइलर कहाँ पे यूज हो रहा है, और जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है वो सोर्स कोड में कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा बताता है। इसमें क्या है, हमारे जो फेज यूज होते हैं इसमें हमारे यूज होते हैं प्री प्रोसेसर, सेकंड इसमें हमारा कंपाइलर यूज होता है, यहाँ पे हमारा कंपाइलर यूज होता है, कंपाइलर। थर्ड आता है हमारा असेंबलर, फोर्थ आता है हमारा लिंकर। इस वाले टॉपिक से भी आपके बहुत सारे बेसिक्स क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये स्टेट वगैरह पीजीटी वगैरह में तो ये आप भी पूछते भी है लिंकर और लोडर वगैरह के बारे में। तो और सिक्स्थ है हमारा मेमोरी, और सेवंथ में हमें इसमें आउटपुट मिल जाता है, मतलब कि हमें हमारा ऑब्जेक्ट कोड मिल जाता है। यहाँ पे हमारा पहले सोर्स कोड आता है, सोर्स कोड, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें अपना आउटपुट मिल जाता है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे होता है ये। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा सोर्स प्रोग्राम, जो हमने अपना सोर्स प्रोग्राम लिखा है वो यहाँ पे आया सोर्स प्रोग्राम, और ये हमारा सोर्स प्रोग्राम है जो ये हमारा गया पहले फेज में जो है प्री प्रोसेसर
प्री प्रोसेसर में। प्री प्रोसेसर होता क्या है, देखो जब हम सी और सी प्लस में इस टाइप से हम हैज़ इंक्लूड करके हम प्रोग्राम लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड ऐसे stdio.h करके, ठीक है। तो इस वाले में जो ये वाला है हैज़, ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमें डायरेक्टिव दी हुई है, जैसे देखो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड std, स्टैंडर्ड I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, .h एक्सटेंशन इसका हेडर फाइल का, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये क्या करता है, जो प्री प्रोसेसर हमारी डायरेक्टरी है, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है जो हमारी पहले से बनी होती है कंप्यूटर में, इनके कोड हमारे पहले से लिखे होते हैं, और ये जस्ट हमें अगर प्रोग्राम में हमें इनकी नीड है तो हम इनको सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू, ठीक है। तो हमें इनका कोड अलग से लिखना नहीं पड़ता, ये ठीक है, पहले से लिखे होते हैं इनके कोड, और ये हमें अपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड कर लेते हैं हैश के थ्रू, ठीक है। ये प्री प्रोसेसर का मेन इसका ये वर्क होता है हैश का। और ये क्या करता है, एक तो ये हो गया, इसको जो भी हमारी फाइल होती है उसको इंक्लूड करता है, और इसको हम फाइल इंक्लूजन भी बोलते हैं। ये प्रोसेसर का काम भी हो गया फाइल इंक्लूजन का, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या करता है, ये फाइल इंक्लूजन कर देगा, एक तो फाइल इंक्लूजन की भाई फाइल को ये ऐड कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये मैक्रो एक्सपेंशन करता है, मैक्रो एक्सपेंशन कर देता है ये। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ये प्रोग्राम लिखा, इस प्रोग्राम के बाद जैसे हमने यहाँ पे हैश डिफाइन b इक्वल टू 10, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो मेन से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। जैसे इसमें इंट a को असाइन किया 20, और यहाँ b है हमारा, और इंट c हमने कोई वेरिएबल ले लिया, और c इक्वल टू हम एडिशन करा रहे हैं a का कॉमा b का, और प्रिंट। ये देखो इसमें क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्कैन अप और प्रिंट अप। हमें तो अपनी प्रोग्राम में जरूरत होती है प्रिंट अप और स्कैन अप की, तो हम इसको इंक्लूड कर लिया, हमने इसको लिख लिया लाइन को हैश के थ्रू। फिर इसने डिफाइन कर दिया b इक्वल टू 10, तो क्या हमें b की जो वैल्यू है उसकी जरूरत है, हमें हमारे प्रोग्राम में b है यहाँ पे, हाँ हमें इसकी जरूरत है, तो यहाँ ये क्या कर देगा, b इक्वल टू 10 कर देगा, ठीक है। और ये बाकी के जो ये है और ये है, इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और हमारे पास जो प्रोग्राम बचेगा, जब हमारी ये प्रोसेसिंग हो रही है तो हमारे पास जो प्रोग्राम बचेगा ये वाला प्रोग्राम बचेगा, और इस वाले प्रोग्राम को बोलते हैं प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोसेसर ने क्या, एक तो फाइल इंक्लूड कर दी, और एक इसने ये क्या कर दिया, एक देखो मैक्रो एक्सपेंशन में तो a माइनस माइनस इक्वल टू a माइनस 1 होता है, इस टाइप से कन्वर्ट करता है कि भाई ये है, ये इसका मीनिंग ये है, मैक्रो एक्सपेंशन में ये करता है। तो इसका क्या है, ये तो एक तो इंक्लूड कर दी इसने फाइल, और हमारा क्या जो हाई लेवल लैंग्वेज थी उसको प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में इसने कन्वर्ट कर दिया प्री प्रोसेसर ने। इसके बाद जो हमारी जो हाई लेवल प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जो हमें मिली यहाँ से, हमें यहाँ से मिली प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, ये एज ए इनपुट कहाँ पे गई, कंपाइलर के पास गई। यहाँ पे हमारा कंपाइलर यूज हो रहा है, और हम अपने पूरे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें फेस बढ़ेंगे, हम अपने कंपाइलर के पूरा आगे हम कंपाइलर ही पढ़ेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा बस समझ लेते हैं बेसिक, ठीक है। फिर ये क्या होता है, जो कंपाइलर होता है ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, सभी को पता है। तो यहाँ कंपाइलर क्या करेगा, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली कोड में, यहाँ जो लो लेवल से मतलब है हमारा असेंबली कोड में, असेंबली कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा ये कंपाइलर, और यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है असेंबलर। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज होती है, जो असेंबली कोड होता है हमारा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, उसको हमारे को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर हम रिलोकेटेबल कोड भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा असेंबलर है, और यहाँ हमें मिल गया, असेंबलर ने कर दिया हमारा रिलोकेटेबल कोड यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हमारा आता है लिंकर। अब ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट कोड या फिर रिलोकेटेबल कोड, ये रिलोकेटेबल कोड क्या होता है, रिलोकेटेबल कोड होता है कि कोड कैन बी लोडेड एनीवेयर इन द मेमोरी। जो ये कोड होता है, कोड कैन बी लोडेड एनीवेयर इन द मेमोरी।
मतलब कि जो ये कोड है वो कहीं भी लोड हो जाता है मेमोरी में ये कहीं भी लोड हो सकता है, कहीं पे भी मतलब मेमोरी में बनाया हुआ होगा, कहीं भी बना सकते हैं हम उसको और फिर प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं रिलोकेटेबल कोड को। फिर हमारा आता है लिंकर। और लिंकर क्या करता है, लिंक करता है डिफरेंट फाइल को इनटू अ सिंगल फाइल। मतलब कि जैसे हमारा प्रोग्राम है, हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को इजी करने के लिए हम उसको छोटे छोटे सेगमेंट में, थ्रेड में, या फिर छोटे छोटे अपने मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। और फिर बाद में हमें क्या करता है, क्या करना पड़ता है, हमें इन सभी को एक करना पड़ता है, मतलब एक फाइल में कन्वर्ट करना पड़ता है सारे मॉड्यूल सेगमेंट सभी को। तो वो क्यों कौन करता है, वो लिंकर करता है, उस फाइल को लिंक करता है सारे को। तो ये कौन करता है, ये काम करता है हमारा लिंकर। और लिंकर हमारा जो है टू टाइप से होता है, एक हमारा होता है स्टैटिक लिंकर और एक होता है हमारा डायनामिक। स्टैटिक से तो आप जानते होंगे, जैसे कंपाइलर वगैरह होता है एग्जीक्यूट होने से पहले ही ऐड कर देते हैं जो फाइल वगैरह होती है उसको। और डायनामिक होता है कि जब रन टाइम पे जब हमारे फाइल को ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो होता है डायनामिक लिंकर। तो इसके लिंकर के बाद आता है हमारा ये लिंकर। जो रिलोकेटेबल जो कोड होता है इसको हमारे एग्जीक्यूटिव कोड में चेंज कर देता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर देता है। और इसका जो एक्सटेंस होता है .exe होता है, ठीक है, .exe फाइल हो गई है हमारी। तो इसको हमको क्या करना है, अब हमें लोडर की जरूरत पड़ती है। अब लोडर की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें लोडर की जरूरत पड़ती है कि जो हमारा ये वाला कोड है ना, इसको मेमोरी में रन कराने के लिए, ये जो काम अभी चल रहा था हमारे जैसे सेकेंडरी मेमोरी में ये होते हैं स्टोर, तो फिर हमें इसको रन करना है। और रन करने के लिए तो हमें मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो लोडर क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिव कोड को लेता है और उसको मेन मेमोरी में लोड कर देता है। यहाँ पे मेन मेमोरी में ये लोड कर देता है इसे। मेन मेमोरी मतलब रैम, ठीक है, रन करने के लिए लोडर क्या करता है, लोड कर देता है एग्जीक्यूटेबल फाइल को इन द मेमोरी। एंड मेमोरी में क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होता है, जो मेन मेमोरी है, जब यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो वो चेंज हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट मशीन कोड में और एग्जीक्यूटेबल कोड में। ठीक है, यहाँ हमारा होता है एब्सोल्यूट मशीन कोड। यहाँ पे हमारा रिलोकेटेबल था और ये एब्सोल्यूट था। एब्सोल्यूट ये कहीं भी स्टोर हो सकता था मेमोरी में, लेकिन ये हमारा एक स्पेसिफिक एड्रेस के लिए ही होगा। जहाँ पे हमें एड्रेस दिया होगा वहीं पे हमारा स्टोर होगा। ये ऐसे नहीं है कि ये कहीं भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक एड्रेस पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है आउटपुट आ गया। जो आउटपुट मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है, जो मशीन कोड है, वो हमारा आ गया, जो कंप्यूटर जिसको समझता है। तो इस तरह से ये देखो होता है कि जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है ये हम समझ सकते थे लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ सकता था। और कंप्यूटर को समझने के लिए ये सारे फेज हमने पास किए, ये सारे फेज प्रोग्राम को पास करने पड़े और तब जाके यहाँ पे कंप्यूटर इसको समझता है। ठीक है, तो ये वाले फेज होते हैं, समझने होते हैं। और जो लोडर है, लोडर हमारा वैसे 6 टाइप का होता है। जैसे कंपाइल एंड गो लोडर होता है, जनरल लोडर होता है, रिलोकेटेबल लोडर होता है, सबरूटीन लोडर होता है, डायरेक्ट लिंकेज लोडर होता है। ठीक है, इस टाइप से लोडर होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने के लिए कौन यूज किया जाता है, भाई लिंकर यूज किया जाता है। ठीक है, लोड करने के लिए लोडर। फिर इसमें और क्वेश्चंस बनते हैं, इस वाले में और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसमें बन सकते हैं कि देखो कंपाइलर और असेंबलर ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को क्या होता है। इस वाले में जो और क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं कि व्हाट इज द कंपाइल टाइम, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम और व्हाट इज द रन टाइम। व्हाट इज द कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम क्या होता है। तो कंपाइल टाइम होता है टाइम टेकन बाय कंपाइलर, टाइम टेकन बाय कंपाइलर एंड असेंबलर। असेंबलर ने पीछे उसमें असेंबलर और कंपाइलर ने दोनों ने जो टाइम लिया अपने कोड को चेंज करने में, वो क्या होता है हमारा इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाइल टाइम बोलते हैं, इज कॉल्ड
कंपाइल टाइम। नेक्स्ट हमारा लोड टाइम। लोड टाइम क्या होता है? लोड का मतलब से ही समझते हैं कि लोडर लोड करता है मेमोरी में, तो टाइम टेकन बाय द लिंकर एंड द लोडर फॉर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड लोड टाइम। जो टाइम लिया, टाइम टेकन, जो टाइम लिया लिंकर और लोडर ने लोड करने में प्रोग्राम को, उसको हम कहते हैं लोड टाइम। टाइम टेकन बाय द लिंकर एंड द लोडर for loading the program into the main memory। मेन मेमोरी मीन्स रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये होता है लोड टाइम। फिर नेक्स्ट है रन टाइम। व्हाट इज द रन टाइम? रन टाइम क्या होता है कि जब हमने प्रोग्राम को लोड किया था मेमोरी में, तो मेमोरी में जब वो रन के लिए लोड किया था वो तो लोड टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद जब हमने मेमोरी में डाल दिया था, लोडर ने प्रोग्राम को मेमोरी को दे दिया था कि इसको रन करो, और उसको रन करने में मेमोरी में, मेन मेमोरी में रन करने में प्रोग्राम को जितना टाइम लगा वो हमारा होता है रन टाइम। वो हमारा होता है रन टाइम। हाउ मच टाइम इज स्पेंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग और रनिंग ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम। कि कितना टाइम लगा। How much time is spent during the executing और रनिंग, प्रोग्राम को रन करने में जितना टाइम लगा ऑफ आ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा रन टाइम। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। कंपाइल टाइम क्या होता है, लोड टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। ठीक है, रन टाइम क्या होता है, लोड टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है। ठीक है, ये सभी हमने किए इसमें। यहाँ पे प्री प्रोसेसर और ये सारे जो भी फेज थे, हमने इसके फेज पढ़े, हमने सारे कैसे किया है, कैसे प्रोग्राम चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारा सिंगल फेज कंपाइलर और यहाँ पे हमारा मल्टी फेज कंपाइलर, ये हमने किया है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है, कितने फेजेस से हो रही है, वो सभी हमने यहाँ पे की है। ठीक है, और ये टाइप्स ऑफ कंपाइलर, ये टाइप्स ऑफ कंपाइलर है। ये सब हमने किया है इसमें। रन टाइम, कंपाइल टाइम, लोड टाइम। लोडर क्या होता है? जो लोड करता है। लिंकर क्या करता है? जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम कोड सेगमेंट होते हैं, उनको लिंक करके एक फाइल में बना देता है, वो कौन होता है? लिंकर होता है। 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक। लोडर कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। जनरल लोडर, कंपाइल गो लोडर, प्रोटीन लोडर, डायरेक्ट लिंकेज लोडर। ठीक है, इस टाइप से 6 टाइप्स के लोडर होते हैं। लोड करता है मेमोरी में किसको? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम हमने कर लिए। नेक्स्ट हम क्लास जो करेंगे उसमें हम करेंगे फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। यहाँ से हमारा मेन कंपाइलर स्टार्ट होगा। ये तो मैंने आज बेसिक बताया क्योंकि पहले हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, और ये जो नोट्स मैंने साथ के साथ आपके लिए बना दिए हैं, ये नोट्स होपफुली अगर मुझे टाइम मिला मैं ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये फेजेस ऑफ कंपाइलर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से मैं नोट्स भी बना के आप लोगों को दे दूंगी। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड माय वीडियो, और आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है, आपको यूजफुल लगी है, और आपके लिए मैं, आपने डिमांड की थी स्पेशली कविता ने, और उन्हीं के उस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।
और आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे की क्लास होगी उसमें मैं अपना वो फेजेस ऑफ कंपाइलर लाऊंगी। अभी तो इसमें तो हमने आज बेसिक किया है, नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस में चलेंगे। जो भी हमारा सिलेबस है नेट लेवल का है, जो भी हमारा HPSC में आ रहा है, ठीक है, वो सिलेबस हम नेक्स्ट करेंगे क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।